हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो है हम लुसेंट का पिंक बॉक्स सीरीज स्टार्ट किए हैं और ये लुसेंट का पिंक बॉक्स का लेक्चर नंबर 4 है। आप लोग अगर पार्ट 1 से पार्ट 3 तक नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। हम लगभग जो है काफ़ी एक्सप्लेन किए हैं और अच्छे से समझाए हैं। ओके, समझते हैं ध्यान से। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। संगम साहित्य के काल को 2 श्रेणियों में बांटे गए थे। किसे? संगम साहित्य के काव्य को। और 2 श्रेणियों में जो बांटा गया था वो पहला श्रेणी था अकम। क्या था? अकम, जिसे बोला जाता था काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है। ठीक है, अकम जो था ना, ये काव्य के मूल विषय प्रेम प्रसंग था ये। ठीक है, अकम। तो ये चीज आपको याद रखना है, काव्यों के मूल विषय प्रेम प्रसंग था ये। और पूरम क्या था? तो काव्यों का विषय युद्ध है। काव्यों का विषय युद्ध था ये। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया था, जिसमें कि अकम जो था ये काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग था और पूरम जो था ये काव्यों का विषय युद्ध था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखते हैं हम लोग। संगम युगीन राज्यों में जो सबसे शक्तिशाली राज था वो कौन था? तो सबसे शक्तिशाली जो राज था संगम युग के काल में, तो सबसे शक्तिशाली राज था चोल। ठीक है, चोल राज जो था ये सबसे शक्तिशाली राज था, जिसमें कि इसमें से प्रतापी शासक आपसे अगर पूछ लिया तो प्रतापी शासक में जो है चोल राज में सबसे प्रतापी शासक था करिकाल। ठीक है, इस संगम काल में राज्यों में से जो है करिकाल जो है सबसे प्रतापी शासक था, जो कि चोल राज में पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ से फोकस करना है आपको अच्छे से। ओके, आगे देखते हैं। संगम साहित्य के कविताओं में बेन्नी, ठीक है, संगम साहित्य के कविताओं में बेन्नी युद्ध का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? बेन्नी युद्ध का उल्लेख किया गया है संगम साहित्य के कविताओं में। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बेन्नी युद्ध का जो उल्लेख किया है ये किस में किया है? तो संगम साहित्य के कविताओं में किया है। ओके, तो थोड़ा जो है ना कठिन क्वेश्चन जो है आजकल एग्जाम में पूछने लगा है, इसलिए हम थोड़ा बहुत कठिन डाले हैं इसमें। ओके, आगे देखते हैं। संगम युग में राज्यों को क्या कहा जाता था? संगम युग में जो राज्य हुआ करते थे, राज्यों को क्या बोला जाता था संगम युग में? तो बोला जाता था मंडल। क्या बोला जाता था? मंडल बोला जाता था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे है राजा। ठीक है, राजा के जन्मदिन मतलब संगम युग में जो राजा के जन्मदिन हुआ करते थे, जन्म दिवस मनाए जाते थे, वो जन्म दिवस को क्या बोला जाता था? तो यह बोला जाता था पेरुनल। ठीक है, राजा के जन्मदिन को पेरुनल के नाम से जाना जाता था संगम युग के काल में। ओके, आगे देखते हैं। और मंत्रियों को क्या कहा जाता था संगम युग के काल में? तो यह कहा जाता था मंत्रियों को अरमाइचान या अरमाइचार। ठीक है, अरमाइचयान या अरमाइचार यह कहा जाता था संगम युग के मंत्रियों को। ओके, तो इस चीज भी आपको याद रखना है। राजा जो हुआ करते थे, राजा के न्यायालय, मतलब राजा लोग तो न्याय करते हैं, तो राजा लोग जो अंतिम न्याय करते थे, इस न्याय को क्या कहा जाता था? इस न्यायालय को क्या कहा जाता था? क्योंकि न्यायालय में ही तो न्याय होता है, तो राजा लोग जो न्याय करते थे अंतिम रूप से, तो यह न्यायालय को क्या कहा जाता था संगम युग में? यह कहा जाता था मनरम। क्या कहते थे? मनरम कहा जाता था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। राजधानी जो हुआ करते थे संगम युग में, ये राजधानी में राजसभा हुआ करते थे और इसे जो है नालवे कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नालवे कहा जाता था। किसी तो राजधानी में राजसभा जो हुआ करते थे, तो राजसभा में इसे कहा जाता था नालवे। ओके, ये चीज याद रखिएगा आप लोग। ओके, लुसेंट पढ़ते होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं। आगे देखते हैं। इसमें संगम युग के काल में अगर कोई चोरी करता था ना, चोरी या व्यभिचार जब करता था तो उसे ना मृत्यु दंड की सजा दिया जाता था। उसे मृत्यु दंड का सजा दिया जाता था। ठीक है, और कोई अगर झूठी गवाही दे दिया, अगर कोई चोरी किया है और वो बोल दिया कि हाँ ये व्यक्ति चोरी नहीं किया है, ठीक है, ये व्यक्ति चोरी नहीं किया, लेकिन वो व्यक्ति चोरी अगर सच में किया रहता है
तो इसके अकॉर्डिंग जो है उसको मतलब क्या करता था, अगर आप झूठा गवाही जाके दे दिए कोर्ट में, मतलब उस समय राजा संगम युग के काल में, तो उस समय जो क्या होता था, झूठा मतलब झूठा गवाही देने के आरोप में जो है उसका जीव काट लिया जाता था। ठीक है, जीव काट दिया जाता था। तो चीज याद रखना है। संगम काल के अन्य वर्ग देख लेते हैं। ठीक है, संगम काल के अन्य वर्ग देख लेते हैं, जैसे कि पुलयन। पुलयन क्या होता था, तो यह होता था दस्तकारों का एक वर्ग तथा पशु चर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करते थे। ये सब कौन? पुलयन। पुलयन क्या करते थे? पुलयन दस्तकारों का एक वर्ग था तथा पशु चर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का ये कार्य करते थे। कौन? तो पुलयन। तो इस चीज आपको याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं एनियर। एनियर क्या हुआ करता था संगम के अन्य वर्ग में? एनियन क्या होता था, तो एनियर होता था, एनियर ये होता था शिकारियों का एक जाति। एनियर क्या होता था? शिकारियों का एक जाति हुआ करता था। ठीक है, आप लोग जो है कंसेप्ट बना के रखिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप लोग को हार्ड भी लगता है ना तो भी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल एग्जाम में देख रहे हैं ना किस तरह से क्वेश्चन गिर रहा है, और खासकर दरोगा एसआई के एग्जाम में बहुत ही हार्ड क्वेश्चन गिर रहा है। खासकर पीटी में देखते होंगे आप लोग, तो कितना लोग 50 नंबर तक नहीं ला पाता है, 40 नंबर तक नहीं ला पाता है। ठीक है, अगर आपका नंबर अगर 60 या 65 के बीच में आ गया तो रिजल्ट हो जाएगा, तो इसीलिए उतना नंबर भी नहीं ला पाता, इतना हार्ड गिरता है क्वेश्चन की, इसलिए थोड़ा बहुत हार्ड भी क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। तो समझ में आ गया पुलियन क्या था, एनियर क्या था? तो एनियर था शिकारियों की एक जाति। आगे देखते हैं मलवर। मलवर क्या हुआ करता था? तो मलवर हुआ करता था लूटपाट करने वाली जाति। ठीक है, लूटपाट करने वाली जाति को क्या बोला जाता था? तो यह बोला जाता था मलवर। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मारपीट के, मलवर मारपीट के, मलवर मारपीट के मतलब क्या करता था? लूटपाट करता था, तो मलवर। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, याद करना है कैसे भी। आगे देखते हैं खेतों में काम करने वाले को क्या कहा जाता था? तो काडेसियर कहा जाता था। ठीक है, अगर कोई संगम युग के काल में खेतों में काम वाम करता था, तो जैसे कि कोई मजदूर या किसान काम करता है ना खेत में, तो उस समय के काल में जो खेत में काम करते थे ना, उसे बोला जाता था काडेसियर। क्या बोला जाता था? काडेसियर बोला जाता था। ओके, आगे देखते हैं व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग को क्या बोला जाता था? तो बेनीगर बोला जाता था। व्यापारी वर्ग को क्या बोला जाता था? तो बेनीगर बोला जाता था। ठीक है, अब देखिए तमिल देश, ये जो होता था तमिल देश, ये प्राचीन देवता, तमिल देश का जो प्राचीन देवता हुआ करता था। ठीक है, तमिल देश का प्राचीन देवता अगर आपसे पूछ लिया कि कौन हुआ करता था, तो यह हुआ करता था मुरुगन। ठीक है, प्राचीन तमिल देश में प्राचीन देवता मतलब सबसे पुराना देवता तमिल देश में, तो वह था मुरुगन। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना लोग क्या करता है कि लुसेंट का जो है पीडीएफ बना के लाइनिंग बाय लाइनिंग जो है इस तरह से पढ़ के वो निकल जाता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं आप लोग के लिए यहाँ बोर्ड में लिख के समझा रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आए और डायरेक्ट माइंड में घुसे। ओके, आगे तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखने वाले हैं गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर देखेंगे। ठीक है, गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर, जैसे कि यहाँ मंदिर है, यहाँ स्थान है, जैसे कि विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर कहाँ पे है? विष्णु मंदिर जो गुप्त काल में था ये कहाँ है? तो तिगवा। कहाँ पड़ता है? तिगवा। तो तिगवा पड़ता है जबलपुर एमपी में। ठीक है, तिगवा जगह है। ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट हो गया, मतलब तिगवा गांव हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट हो गया जबलपुर, और एमपी जो है ये राज्य हो गया। तो विष्णु मंदिर जो है ये तिगवा के जबलपुर के एमपी में है। ओके, तो आपसे क्वेश्चन जानते क्या पूछेगा? डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि विष्णु मंदिर एमपी में है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, गांव पूछेगा आपसे। ठीक है, तो विष्णु मंदिर जो है तिगवा में है, जो कहाँ पड़ता है? जबलपुर के एमपी में पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं शिव मंदिर। शिव मंदिर कहाँ पड़ता है? तो शिव मंदिर जो पड़ता है ये पड़ता है भुमरा में पड़ता है। भुमरा कहाँ पड़ता है? तो नगौदा एमपी में पड़ता है। ठीक है, शिव मंदिर कहाँ पड़ता है गुप्त काल में? तो भुमरा नगौदा एमपी में पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं पार्वती मंदिर। पार्वती मंदिर कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता था नैना कुठार एमपी में पड़ता था। ठीक है, नैना कुठार एमपी में पड़ता था। कौन सा मंदिर? तो पार्वती, जो गुप्त काल के जो मंदिर हुआ करते थे, तो पार्वती मंदिर जो थे वो थे नैना कुठार एमपी में पड़ता था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। ओके, थोड़ा सा हट जाते हैं हम।
अब यहाँ से देखिएगा, दशावतार जो मंदिर हुआ करते थे ये ईंटों से निर्मित मंदिर थे। तो जैसे कि 1 2 3 को मंदिर दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन ईंटों से निर्मित मंदिर थे, तो आपको बोलना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन देगा, गुप्त काल में जो मंदिर हुआ करते थे, ये 3 ऑप्शन दे देगा, विष्णु, शिव, पार्वती, और बोलेगा चौथा ऑप्शन ये देगा दशावतार मंदिर, और बोलेगा कि इनमें से कौन ईंटों से निर्मित मंदिर थे गुप्त काल में, तो आपको लगाना पड़ेगा दशावतार का मंदिर जो कि ईंटों से निर्मित मंदिर थे। ओके, इसके 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आगे देखते हैं लक्ष्मण मंदिर। ये भी जो है ईंटों से निर्मित मंदिर थे, और ये कहाँ थे, तो भीतर गांव कानपुर यूपी में पड़ता था। कौन से मंदिर, लक्ष्मण मंदिर कहाँ पड़ता था, तो भीतर गांव कानपुर यूपी में पड़ता था। ओके, और दशावतार मंदिर कहाँ पड़ता था जो ईंटों से निर्मित था, तो यह पड़ता था देवगढ़ ललितपुर यूपी में। ठीक है, दोनों यूपी में ही है, लक्ष्मण मंदिर और दशावतार मंदिर दोनों यूपी में ही है, देखिए। ओके, तो दशावतार मंदिर जो है ईंटों से निर्मित मंदिर देवगढ़ ललितपुर यूपी में पड़ता है, और लक्ष्मण मंदिर जो है ईंटों से निर्मित मंदिर था, और यह जो है भीतर गांव कानपुर यूपी में पड़ता था। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो इस तरह से हम जो है कंटेंट बना के आप लोग के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट मिले। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे। अब थोड़ा नोट में कुछ क्वेश्चन लिखे जो इम्पोर्टेंट था, जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, वो देख लेते हैं। देखिए, पहली बार जो है 510 ईस्वी में, पहली बार 510 ईस्वी में जो है किसी सती, मतलब कि पहली बार 510 में जो है किसी, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया क्योंकि सती प्रथा का जो उल्लेख किया गया था 510 ईस्वी में, ये उल्लेख किया गया था, देखा गया था पहली बार। ठीक है, तो किसी सती को जलते हुए देखा गया था 510 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो मिलता है ये भानुगुप्त का जो अभिलेख है, एरन अभिलेख, ठीक, इसमें देखा गया है। और ये जो सती जली थी 510 ईस्वी में पहली बार, जब हस्बैंड मर जाते, सती का मतलब क्या हो गया कि जब हस्बैंड जब डेथ कर जाते हैं तो उसके सैया पे लेट के, मतलब वो भी, उसको भी जला दिया जाता है। ठीक है, तो 510 ईस्वी में देखा गया था सती प्रथा को जो पहली बार उल्लेख किया गया था, तो भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख था उसमें देखा गया है। और पहली बार जो सती जली थी वो किसके हस्बैंड थे, कौन उसके हस्बैंड थे, तो ये थे भोजराज की मृत्यु पर जो है पहली बार सती होने का प्रमाण मिला था कि भोजराज एक व्यक्ति था, और वो जब डेथ कर गया था तो उसकी जो पत्नी थी पहली बार जो है वो सैया पे लेट के अपना उसको भी जला दिया गया था। और ये कब देखा गया था, तो 510 ईस्वी में, किस अभिलेख में, तो एरन अभिलेख में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे। अब देखने वाले हैं चोल काल में भूमि के प्रकार देख लेते हैं। जैसे कि बेलन क्या हुआ करता था, तो बेलन हुआ करता था गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को क्या कहा जाता था, बेलन। ठीक है, बेलन बगाई, पूरा नाम क्या है, तो बेलन बगाई जो हुआ करता था, बेलन बगाई ये हुआ करता था गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को, गैर ब्राह्मण स्वामी की किसान की भूमि को क्या कहा जाता था, बेलन बगाई भूमि। ओके, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, और हेडिंग क्या था, तो चोल काल में भूमि के प्रकार जो था ये सब था। ठीक है, जैसे भूमि के प्रकार में क्या बोले हम, बेलन बगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को बेलन बगाई भूमि कहा जाता था। आगे देखते हैं ब्रह्मदेव जो भूमि कहा जाता था, ये किसे बोला जाता था, तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव भूमि कहा जाता था। ठीक है, ये सब चोल काल की भूमि के प्रकार है। ओके, तो ब्रह्मदेव भूमि किसे बोलते थे, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव भूमि कहा जाता था। अब देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पे साला मोग भूमि किसे कहा जाता था, तो यह कहा जाता था किसी विद्यालय के रखरखाव के भूमि को, किसी विद्यालय के रखरखाव के भूमि को क्या कहा जाता था, तो साला भोग भूमि किसी विद्यालय के रखरखाव के भूमि को क्या कहा जाता था, तो साला मोग भूमि। ओके, आगे देखते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन, देवदान या तिरुमठ डकनी भूमि जो हुआ करता था, ये कौन सी भूमि हुआ करता था, तो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि जो हुआ करता था, यह हुआ करता था देवदान। ठीक है, देवदान तो आप पता ही होगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है तो ये आपको भी याद रखना पड़ेगा। तो तिरुमठ डकनी जो हुआ करता था मंदिर, जैसे कि देवदान या तिरुमठ डकनी जो भूमि हुआ करता था, ये मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को बोला जाता था।
ओके, देख रहे हैं ना लूसेंट में किस तरह से क्वेश्चन है। आगे आगे क्वेश्चन है, ये जो भूमि हुआ करता था, भूमि, ये भूमि कौन सा है, तो पल्ली चंद्रम जो भूमि हुआ करता था, ये भूमि हुआ करता था जैन संस्थानों को दान में दी गई जो भूमि हुआ करता था, इसे बोला जाता था पल्ली चंद्रम भूमि। कुछ नोट में लिखे हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि राजेंद्र द्वितीय जो उपाधि धारण किया था, ये उपाधि धारण किया था परकेसरी की। तो राजेंद्र द्वितीय कौन सी उपाधि धारण किया था, तो परकेसरी की उपाधि धारण किया था। लेकिन राजेंद्र से बोल दिया तो राजेंद्र जो उपाधि धारण किया था राजकेसरी की उपाधि धारण किया था। तो ये चीज आपको याद रखना है, राजेंद्र द्वितीय परकेसरी की उपाधि धारण किया था और राजेंद्र जो है ये राजकेसरी की उपाधि धारण किया था। ओके, दोनों याद रखना है। आगे देखते हैं चोल वंश। ठीक है, चोल वंश में जो थे वो अंतिम राजा जो थे, कभी कभी क्वेश्चन में एग्जाम में क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि चोल वंश का अंतिम राजा कौन था, तो राजेंद्र तृतीय था। कौन था, राजेंद्र तृतीय था। तो ये चीज भी आपको याद रखना। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बनता है एगो कि एलोरा का जो गुफाओं का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिला है, ये फ्रांसीसी एक यात्री थे। ये कौन थे यात्री, थेविनेट के अनुसार जो है शताब्दी में दिया गया था। ठीक है, पहली बार जो एलोरा के गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख दिया, ये किस व्यक्ति ने दिया था, ये दिया था फ्रांसीसी एक यात्री थे थेविनेट, जो कि 17वीं शताब्दी में ये उल्लेख किया था पहली बार एलोरा की गुफाओं का। ठीक है, तो ये चीज क्वेश्चन आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया कुछ जो युद्ध था वो देख लेते हैं। जैसे कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, यह 1191 में हुआ था। कब हुआ था, 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। और ये किसके बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें कि पहली बार जो युद्ध हुआ था, मतलब कि तराइन का प्रथम जो युद्ध हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी रहा था, मतलब जीत गया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जो है विजय रहा था। और तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1192 में, इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जो है ये हार गए थे और मोहम्मद गौरी जो है ये जीत गए थे। ओके, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना। उसके बाद जो है चंदावर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, तो 1194 में। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को ना, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। और चंदावर का जो युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था, तो यह हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था चंदावर का युद्ध। कब हुआ था, 1194 में, जिसमें कि मोहम्मद गौरी जो है ये विजय रहा था। ओके, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग इल्तुतमिश के प्रमुख कार्य देख लेते हैं। ठीक है, जैसे इल्तुतमिश के प्रमुख कार्य में देखते हैं, जैसे कुतुब मीनार का जो कार्य पूर्ण करवाया था, ये कौन करवाया था, तो इल्तुतमिश कराया था पहली बार कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण। ठीक है, कुतुब मीनार का बनाया कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था, लेकिन इसको पूर्ण कौन करवाया था, तो इल्तुतमिश पूरा करवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जो जारी किए थे ये इल्तुतमिश किए थे। ये क्या देख रहे हैं हम, इल्तुतमिश के प्रमुख कार्य देख रहे हैं, क्या क्या काम किया था। तो पहला काम किया था कुतुब मीनार के कार्य को पूर्ण करवाया था। ठीक है, और दूसरा कार्य क्या किया था, सबसे पहले तो ये शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया था सबसे पहले, जिसमें कि एक था चांदी, एक था तांबा। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, टाका। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, टाका कहा जाता था। और तांबा के सिक्के को जीतल कहा जाता था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना। ओके, आगे देखते हैं एकता प्रणाली जो चलाई थी, ये कौन चलाया था, तो ये इल्तुतमिश ही चलाया था एकता प्रणाली। ओके, आगे देखते हैं, ये जो है 40 गुलाम का सरदार का गठन बनाया था। 40 गुलाम सरदार का संगठन बनाया था ये। ओके, इसे कहा जाता था 40 दल बोल सकते हैं आप, 40 गुलाम का। उसके बाद जो है 40 गुलाम का सरदार का संगठन को बनाया था, ये कौन बनाया था, इल्तुतमिश ही बनाया था। कौन बनाया था, इल्तुतमिश ही बनाया था। ओके, ये चीज़ याद रखना है। और आगे जो है 40 गुलाम सरदार का जो संगठन बनाया था, इसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अब देखिए, सर्वप्रथम जो है दिल्ली के अमीरों का जो दमन किया था, ये भी इल्तुतमिश ही किया था। दिल्ली के अमीरों का दमन किया था कौन, इल्तुतमिश ही किया था। ये चीज़ भी आपको याद रखना। अब देखिए, इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश ये गुलाम वंश से था।
इल्तुतमिश कौन था? तो गुलाम वंश से संबंधित था ये। ओके, और गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुआ था। और इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश राजगद्दी पे जो बैठा था, ये आराम शाह की हत्या करके बैठा था। कब? तो 1211 ईस्वी में। 1211 ईस्वी में जो है आराम शाह की हत्या करके यह राजगद्दी पे बैठा था। किसके राजगद्दी पे? तो दिल्ली के राजगद्दी पे जो है इल्तुतमिश बैठा था। ओके, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग गुलाम वंश। गुलाम वंश तो हम देख लिए थे, गुलाम वंश से रिलेटिव जो भी था इल्तुतमिश गुलाम वंश से ही था। तो उसके बाद एक वंश आता है जिसका नाम रहता है खिलजी वंश। और खिलजी वंश की स्थापना पूछ लिया आपसे, तो खिलजी वंश की स्थापना जो 1290 ईस्वी में होता है और इसका कार्यकाल जो रहता है 1290 से 1320 ईस्वी तक चलता है। ओके, और खिलजी वंश की स्थापना बोल दिया तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किया था। ठीक है, और खिलजी वंश की जब स्थापना किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो ये अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो राजधानी बनाया था किलोखरी। कहाँ बनाया था अपनी राजधानी? किलोखरी बनाया था। ओके, उसके बाद जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी जाती है। इसके ही भतीजा होते हैं अलाउद्दीन खिलजी। बाद में अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद बन जाता है। और उसके बाद जो है भरोसा जब हो जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, तो इसको जो है अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत अभियान करने के लिए भेजता है कि धन जो भी मिलता है उसे ला के मुझे दो। तो ऐसा करता भी है अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से हिसाब उसाब जब मांगता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, वो जो है अपने ससुर की हत्या कर देता है। कौन है उसके ससुर? तो वही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उसके ससुर होते हैं। पहले चाचा जी होते हैं, बाद में उसके ससुर भी बन जाते हैं। ओके, तो उसका हत्या कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है इसका हत्या करता कब है? तो यह करता है 1296 ईस्वी में। ओके, अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम बोल दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम जो रहता है ये अली गुरसब होता है। और इसके बाद जो है ये क्या करता है, तो ये नगद वेतन अस्थाई सेना की स्थापना कर देता है। नगद वेतन और अस्थाई सेना की बात जब बोलेगा तो कौन किया था ये व्यवस्था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही ये सब प्रारंभ किया गया था। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह जाता है या फिर ऐसा समझा नहीं पाते हैं तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग को मेरा अगर कंटेंट समझ में आ रहा है और अच्छा से आपको लग रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप लोग कर दीजिएगा, ताकि मेरा कंटेंट जब भी अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।